हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका अपना अमित तिवारी और स्वागत है आपके अपने चैनल अशोका बायोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने एक एनसीईआरटी मंथन के नाम से डीपीपी की सीरीज स्टार्ट करी है और इस सीरीज में हम बात करते हैं ढेर सारे अच्छे अच्छे सवाल की, जिसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, मल्टी स्टेटमेंट, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर, सीक्वेंस बेस्ड, मैचिंग, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी लगभग हर तरीके के सवाल जो नीट में आते हैं, जो बन सकते हैं, उन सब पे बात करेंगे। और आज का जो टॉपिक है, आप एनसीईआरटी उठा लीजिए क्लास 12th की। ये सेकंड डीपीपी है और पेज नंबर अब अगर आप मैच करेंगे तो 6 नंबर पेज से और 8 नंबर पेज का जो कंटेंट है उसी पे हम सवाल डिस्कस करेंगे। टॉपिक हमारा इसमें पॉलिन ग्रेन बनता है। आप चैप्टर को चेक करेंगे, एक बार पढ़ लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ने के बाद फिर आप अपने सवाल लगाइएगा। तो ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सवाल पे चलते हैं। यस, कंसिडर द गिवन टू स्टेटमेंट। असर्शन दिया हुआ है पॉलन एग्जाइन इज प्रिजर्व्ड इन फॉसिल रिकॉर्ड। जो पॉलन एग्जाइन है ये फॉसिल रिकॉर्ड में प्रिजर्व हो सकता है। अब आप खुद सोचिए कि फॉसिल के रूप में पॉलन को रिकॉर्ड कर लेते हैं, डेफिनेट सी सही बात है। ऐसी क्या वजह है कि हम फॉसिल के रूप में रिकॉर्ड कर लेते हैं? तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो पॉलन ग्रेन है, इसका जो एग्जाइन है, इसके एग्जाइन पे स्पोरोपोलिन होता है और स्पोरोपोलिन बहुत ही हार्ड है, उसे टेम्परेचर का, एसिड का, एल्कली का कोई भी असर नहीं होता। इसीलिए हम पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व कर लेते हैं। तो आइए फॉसिल के रूप में, तो एसेशन तो ठीक है। रीजन, पॉलन एग्जाइन इज कंपोज्ड ऑफ हाईली रेजिस्टेंट स्पोरोपोलिन। तो जो हम लोग सोच रहे थे एक्चुअली वही लिखा हुआ है। तो चूंकि वही लिखा हुआ है, इसमें एसेशन भी आपका सही है, रीजन भी सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, तो ये बहुत प्यारा सवाल है। पॉलन ग्रेन को हम फसल के रूप में क्यों स्टोर कर सकते हैं? क्योंकि उसमें स्पोरोपोलिन होता है विच इज हाईली रेजिस्टेंट। ठीक है, आंसर वन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पॉलन ग्रेन इंटाइन, जो पॉलन ग्रेन है उसके इंटाइन के बारे में आपसे पूछ रहे हैं। तो पॉलन ग्रेन का जो इंटाइन होता है वो एक्टोसेलुलोज का बना होता है, एक्टिन और सेलुलोज का बना होता है। पहली बात तो कह रहे हैं कि इट इज अ इनर वॉल। ये बात ठीक है, ये इनर वॉल होता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ स्पोरोपोलिन। जी नहीं, ये स्पोरोपोलिन का बना नहीं होता है, ये सेलुलोज प्लस एक्टिन का बना होता है। ठीक है, दूसरा, तो ये आपका सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। हैज प्रोमिनेंट अपर्चर। मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब आप फॉरेन ग्रेन पढ़ते हैं तो उसके ऊपर ये मान लीजिए एग्जाइन है और एग्जाइन में कुछ जगह पे ये अपर्चर होते हैं। इंटाइन में कोई अपर्चर जैसी बात नहीं होती। तो यहां से एक बात ये क्लियर होनी चाहिए। और जो एग्जाइन है, एक पॉइंट आप ये मार्क कर लीजिएगा कि जो एग्जाइन है ये कंटिन्यूअस लेयर है, नहीं ये डिसकंटिन्यूअस लेयर है। ठीक है, और जो इंटाइन है जिसे हम पढ़ा रहे हैं ये कैसे लेयर है? कंटिन्यूअस लेयर है। ठीक है, इंटाइन कैसे लेयर है? कंटिन्यूअस। एग्जाइन कैसे लेयर है? डिसकंटिन्यूअस। तो अपर्चर जैसी चीज कहां मिलेगी? एग्जाइन में मिलेगी, ना कि इंटाइन में मिलेगी। ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो यहां पे सवाल पढ़ते हैं, ओनली वन इज करेक्ट, वन एंड थर्ड इज करेक्ट नहीं, सेकंड इज करेक्ट नो, वन टू थ्री इनकरेक्ट नहीं, ओनली वन इज करेक्ट। तो यहां से आपको इंटाइन के बारे में जानकारी मिली। पहले में हमने आपको बताया कि फॉसिल के रूप में क्यों रिकॉर्ड करते हैं, दूसरे में हमने इंटाइन के बारे में। जितने सवाल हम यहां डिस्कस करेंगे वो सारे सवाल पॉलन ग्रेन के ही होंगे। तो तीसरा सवाल, कंसिडर द गिवन टू स्टेटमेंट। पॉलन एक्साइन इज एक्सट्रीमली हार्ड, पॉलन एक्साइन एक्सट्रीमली हार्ड एंड कैन विदस्टैंड हार्श एनवायरनमेंट, और हार्श एनवायरनमेंट को टॉलरेट कर सकता है। सवाल फिर वही, व्हाई, क्यों कर सकता है, कैसे कर सकता है? तो pollen enzyme is made up of sporopollen, which is resistance to high temperature and strong acid and alkali. सवाल वही का वही कि pollen enzyme is extremely hard है, ये हार्श एनवायरनमेंट को टॉलरेट कर सकता है। कैसे, क्यों? तो कह रहे हैं pollen enzyme is made up of sporopollen which is resistance to high temperature and strong acid alkali. अब आंसर आपको बताना है, कमेंट करके बताइए कि क्या आंसर हो सकता है। तो मैं फिलहाल बता दूं, दोनों स्टेटमेंट आपके क्या हैं? सही है। एक्सप्लेनेशन होगा या नहीं होगा? बिल्कुल एक्सप्लेन करेगा, 100% एक्सप्लेन करेगा।
तो बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन एज वेल। ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल, द वेजिटेटिव सेल इन ए pollen grain इज बिगर। pollen grain है, उसमें वेजिटेटिव सेल क्या है? बड़ी है। बिल्कुल ठीक बात है। ये वेजिटेटिव सेल जो है ऊपर वाली, ये बड़ी है। ठीक है, और ये नीचे वाली कौन सी सेल है? जनरेटिव सेल। ठीक, बिगर, हैज abundant food reserve and has large irregularly shaped nucleus। बिल्कुल, ये लार्ज इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है। ये स्टेटमेंट आपका सही हो गया। द जनरेटिव सेल इन ए pollen grain is small and floats in the cytoplasm of the vegetative cell। ये वाली जो सेल है जनरेटिव सेल, दैट इज स्मॉल, और ये वाली कैसी है? लार्ज। ये वाली इसमें फ्लोट कर जाती है, इसके साइटोप्लाज्म दिख भी रही है कि फ्लोट कर रही है। दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। मतलब pollen grain में वेजिटेटिव सेल बड़ी होती है, जनरेटिव सेल छोटी होती है। वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है वो लार्ज है, इरेगुलर है। जनरेटिव सेल का खुद का शेप स्पिंडल शेप होता है एंड इट कैन फ्लोट इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। ठीक है, तो ये बात पूरी होती है। आप इसे एनसीईआरटी में एक बार चेक जरूर करें खुद से, क्योंकि अभी लगभग 285 डेज आर लेफ्ट फॉर द नीट एग्जाम 2027। आप धीरे धीरे हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और इस पे काम करते रहेंगे। और आपको ये कंटेंट कैसा लग रहा है ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा, जिससे कि हम और अच्छे से काम कर पाए। आपका कोई सुझाव है तो उसे बता सकते हैं। अगला सवाल, इन अबाउट 40% ऑफ एंजियोस्पर्म, कह रहे हैं 40% ऑफ एंजियोस्पर्म में, तो दो सवाल बनता है। एक, 40% एंजियोस्पर्म में जो पोलन सेड होता है, ये होता है 3 सेल्ड पे, और जो 60% एंजियोस्पर्म में सेडिंग होती है वो होता है 2 सेल्ड पे। और जब बात 3 सेल्ड की होगी, तो 3 सेल्ड की जब बात होगी तो इसमें कितने होंगे? एक तो वेजिटेटिव सेल होगी और प्लस 2 मेल गैमीट होंगे। लेकिन जब इसमें 2 सेल की बात करेंगे तो एक वेजिटेटिव सेल होगा और एक, यस आंसर, एक जनरेटिव सेल। ठीक है, तो ये बात होगी। अब आइए सवाल पढ़ते हैं, ये याद कर लीजिएगा, नीट में बहुत पूछा जाता है। pollen grain are said at 2 celled stage। जी नहीं सर, 40% में 3 सेल्ड पे होता है, तो ये आपका गलत हो गया। द जनरेटिव सेल डिवाइड mitotically to give rise to male gamete before pollen grain are set। बिल्कुल ठीक बात है। 40% में 3 सेल्ड पे पॉलिनेशन हो रहा है, या जो शेडिंग की बात आप कर रहे हैं, तो सेकंड सही होगा, पहला नहीं। The vegetative cell divide mitotically to give rise to male gamete before pollen grain are set। देखिए सर, वेजिटेटिव सेल डिवाइड कर नहीं सकता, वो ये काम नहीं कर सकता, उसका काम तो न्यूट्रिशन है, उसका काम ही नहीं है। pollen grain do not make gamete at all। नहीं सर, ये अब गलत बात है। pollen grain gamete बनाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सेकंड। अगला सवाल करते हैं, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ आपको इनकरेक्ट बताना, जब भी ऐसे सवाल आए, करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, हाउ मेनी पूछ रहा है, इस पे ध्यान रखना होता है, तभी हम सवाल अच्छे से कर पाए। pollen are very common cause of severe respiratory allergy। अच्छा, नाम भी इसमें है, पार्थिनियम हिस्टेरोपोरस। हिस्टेरोपोरस वर्ड जो है इकोलॉजी में लिखा हुआ है, पार्थिनियम वर्ड जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इट्स pollen are very common cause of severe respiratory allergy, ये बात ठीक है। It was introduced in India accidentally as a contaminant wheat। इंडिया में व्हीट के कंटामिनेशन के रूप में आया था, व्हीट इंपोर्ट हो रहा था, उसी के साथ आया था, तो ये बात भी ठीक है। इट इज नेटिव ऑफ ट्रॉपिकल अमेरिका। बिल्कुल सही बात है, ये अमेरिका से इंपोर्ट हुआ था, उसी वहीं से आया था। इट्स नॉन इन्वेजिव, ये इन्वेजिव है, पहली बात। दूसरी बात, लिमिटेड टू सर्टेन पॉकेट्स इन इंडिया, कह रहे इंडिया में कुछ ही जगह पे नहीं, सॉरी, वाइड स्प्रेड हो चुका है, पूरे इंडिया में बिखर चुका है, पूरे इंडिया में फैला हुआ है, हर जगह है। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है, ये यहाँ पे इनकरेक्ट है। ये एक अच्छा सवाल बन सकता है, इट में रिपीट इन एग्जाम, बिकॉज इट डिफरेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर सॉल्व करें। अगला सवाल pollen grain के बारे में फिर से पूछ रहे हैं। pollen grain ऑफ कैरेट ग्रॉस, कैरेट ग्रॉस का दूसरा नाम प्लीज मार्क करें। कैरेट ग्रॉस का दूसरा नाम अभी हमने पीछे पढ़ाया था,
पार्थेनियम हेस्टेरोपोरस। इट कॉजेस सीवियर एलर्जीज एंड ब्रोंकियल इन्फ्लेक्शन, यानी जो रिस्पिरेटरी डिजीजेस की बात कर रहे हैं ऑफ सम पीपल, ऑफन लीडिंग टू क्रॉनिक रिस्पिरेटरी, क्रॉनिक मतलब काफी पुरानी बीमारी के रूप में, जैसे कि एस्थमा और ब्रोंकाइटिस के रूप में। तो ये सही बात है, पार्थेनियम या कैरेट ग्रास एलर्जी कॉज करता है, जिस पर रिस्पिरेटरी कुछ रिस्पिरेटरी डिजीज हो सकती है, जैसे कि अस्थमा और ब्रोंकाइटिस। कह रहे पॉलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट, बिल्कुल बिल्कुल न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं। पॉलन टैबलेट्स, पॉलन सिरप, इसका वेस्टर्न कंट्रीज में काफी कॉमन है, ठीक है। और ये आजकल फैशन भी है, सप्लीमेंट्स के रूप में लिया जाता है, फूड सप्लीमेंट के रूप में। मेंटेन वायबिलिटी, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हो गए, पहला भी दूसरा भी। मेंटेन वायबिलिटी फॉर मेनी मंथ्स इन सीरियल सच एज राइस एंड व्हीट। देखिए राइस और व्हीट में 30 मिनट है, मंथ्स नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया, अक्सर ये सवाल पूछते हैं। दूसरा, अनलाइक सीड कैन नॉट बी प्रिजर्व इन लिक्विड नाइट्रोजन यानी -196 डिग्री सेंटीग्रेड, जी नहीं। जैसे हम सीड को कैन नॉट की जगह पे अगर नॉट हटा देते तो ये भी सही हो जाता है, यानी सीड को और पॉलन ग्रेन को दोनों को हम स्टोर कर सकते हैं -196 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, अगर नॉट हटा दें सही हो जाएगा। इस टेक्निक को हम क्या नाम देते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या इसकी जरूरत है, तो दैट इज द रूट ऑफ ब्रीडिंग प्रोग्राम। प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में क्रायो प्रिजर्वेशन काफी बेनिफिट करता है, डिजायर्ड पोलिनेशन हम करा लेते हैं। तो दो स्टेटमेंट गलत हो गए, दो स्टेटमेंट सही हो गए, तो आंसर 1 एंड 2 आर करेक्ट, यानी आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 एंड 2 आर करेक्ट, करेक्ट ही पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the given two statement, some cereals such as rice and wheat pollen grain loss viability within 30 minutes of their release। सही बात है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। इन सम मेंबर ऑफ रोजेसी लेगुमिनेसी, ध्यान रखना यहाँ पे एक अक्सर बच्चा गलती करता है, यहाँ पे सम मेंबर है, सारे के सारे रोजेसी नहीं, सम मेंबर ऑफ रोजेसी लेगुमिनेसी एंड सोलेनेसी। आप इसे शॉर्ट में याद रखिएगा आरएलएस से, आरएलएस। पॉलन ग्रेन मेंटेन वायबिलिटी फॉर मंथ्स, बिल्कुल सही बात है। अक्सर ये सवाल ट्विस्ट करके, लैंग्वेज बदल करके, कंफ्यूज करने के लिए डाटा बदल करके आपसे पूछ लेते हैं, तो दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, बिल्कुल दोनों सही है। तो इसे भी याद रखिए, अच्छा पॉइंट बना, 2 बार हमने डिस्कस किया ऐसे सवाल को। नेक्स्ट, अब चूंकि कई बार हमने सवाल कर लिया, अब डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। ये डायग्राम आपके सामने है, ये पहला डायग्राम जो है ये पॉलन टेट्राड है। क्या ये पॉलन टेट्राड है, पॉलन टेट्राड। इस डायग्राम में देखिएगा दैट इज वैक्यूल, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, क्या है ये वैक्यूल है। अगर आप एफ को देखें तो ये क्या है जेनरेटिव सेल, ई को देखें तो ये क्या है वेजिटेटिव सेल। आइए ढूंढते हैं, ए एसिमेट्रिक न्यूक्लियस, नहीं ये नहीं होगा। दूसरा पॉलन टेट्राड, सही बात है। बी पॉलन, नहीं ये भी नहीं होगा क्योंकि वो वैक्यूल है। पॉलन टेट्राड, वैक्यूल, न्यूक्लियस, एसिमेट्रिक स्पिंडल, वेजिटेटिव सेल और जेनेटिव सेल। ये बात काफी हद तक ठीक लग रही है। कैसे, अगर आप ए को देखें तो ये पॉलन टेट्राड है, दूसरा वैक्यूल है, करेक्ट। तीसरा सी, इसका न्यूक्लियस है, बिल्कुल सही बात है, न्यूक्लियस है। इवन एसिमेट्रिक स्पिंडल, अगर आप एनसीईआरटी में जाके चेक करेंगे तो ये एसिमेट्रिक स्पिंडल है, इसीलिए तो एक सेल बड़ी और एक सेल छोटी बनती है, वेजिटेटिव सेल बड़ी और जेनेटिव सेल छोटी बनती है, तो ये एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर की वजह से ही। और लास्ट ई वेजिटेटिव सेल है और जेनेटिव सेल। और ये जो हमारा पॉलन ग्रेन है इसमें जो दो सेल हैं, एक बड़ी वाली एक छोटी वाली, यही हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसका शेप स्पिंडल शेप, इसके न्यूक्लियस का शेप इरेगुलर। तो ये पूछ सकते हैं, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हम लोग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आप डायग्राम सारे देखें, याद करें, उनका कोई भरोसा नहीं है कि कौन सा सवाल बना दे, ठीक है। तो ये एक बेहतर सवाल, बाकी ए को वैक्यूल कह रहे हैं तो कोई सेंस ही नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। अगला सवाल, एनसीईआरटी लाइनर से अब हम ट्रू फॉल्स की बात करेंगे। पॉलन ग्रेन में लगभग सवाल जो बन सकते थे वो हमने पढ़ लिया। आइए, पॉलन ग्रेन आर जनरली स्फेरिकल, तो यहां से कुछ चीज सीखेंगे भी। पॉलन ग्रेन हमारा कैसा होता है, एंड दैट इज स्फेरिकल, एक पॉइंट तो ये।
ये एनसीईआरटी की वो लाइनें जो आ सकती है एग्जाम में, हम उस पर भी काम कर रहे हैं। मेजरिंग अबाउट, इनकी अगर साइज देखेंगे तो इनकी साइज जो होती है वो 25 से 50 माइक्रोमीटर। प्लीज चेक द एनसीईआरटी। 25 से 50 माइक्रोमीटर। यहाँ क्या लिखा हुआ है? 2 से 5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। तो ये गलत हो गया, यानी हमारा स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। एनसीईआरटी जरूर रख के चेक करें, तभी आपको बेहतर फायदा मिलेगा। एनसीईआरटी में लाइन ढूंढे जरूर। अगला पॉइंट, एक्साइन ऑफ pollen grain is thick and continuous layer। अभी याद होगा, अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, यानी कंटिन्यूअस लेयर मेडअप ऑफ सोल। ये कंटिन्यूअस नहीं है सर, ये डिसकंटिन्यूअस है। क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। तभी तो बीच बीच में जहां स्पोरोपोलिन नहीं होता वहां जर्मपोर बनता है। और कंटिन्यूअस लेयर कौन सी है? इंटाइन। तो ये भी आपका क्या हो गया? फॉल्स। अगला पॉइंट, द वॉल ऑफ pollen grain, पढ़िएगा, बड़ा प्यारा सवाल है। द वॉल ऑफ pollen grain which is made up of cellulose and pectin exhibit a fascinating array of pattern and design। The wall of pollen grain which is made up of cellulose, अच्छा दोबारा रिपीट हो गया, exhibit a fascinating array of pattern and design। आपको क्या लगता है ये सही है? नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि pollen grain की जो वॉल, जो सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है, एक्चुअल में वो इंटाइन है। और ये जो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न की बात कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन की बात कर रहे हैं, ये जो फंक्शन है ये एक्साइन का है। तो लिखा गया इंटाइन को और बात कर रहे हैं एक्साइन की, इसलिए फिर से ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया? दैट इज अगेन फॉल्स। ये सवाल आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट 13, द वेजिटेटिव सेल इज स्मॉल। नहीं सर, वेजिटेटिव सेल लार्ज है। क्या वेजिटेटिव सेल क्या है? स्मॉल है। नहीं सर, ये लार्ज है। हम फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल, ये उल्टा लिखा हुआ है। जेनेटिव सेल इज स्मॉल एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। तो अगेन ये भी हमारा क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट, जेनेटिव सेल ऑफ pollen grain is spindle shaped with dense cytoplasm and nucleus। दैट इज द जेनेटिव सेल। तो जेनेटिव सेल क्या है? कह रहे हैं ये स्पिंडल शेप की होती है, तो जी हाँ, इसका शेप याद रखेंगे। विद द डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, काफी सघन साइटोप्लाज्म है इसका। और यही कल को माइटोसिस करके दो मेल गैमीट या दो स्पर्म सेल बनाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म, बिना इसको पढ़े ही पढ़िए, 60% एंजियोस्पर्म में टू सेल्ड है, यानी माइटोसिस बिफोर पोलिनेशन नहीं होगी। तो कह रहे ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म, द जेनेटिव सेल ऑफ pollen grain divide mitotically to give rise to two male gamete before pollen grain and said at three cells। जी नहीं, ये 60% के लिए नहीं है। दिस डाटा इज फॉर 30%। This data is for 40%, and that's why this statement is again false। इसका मतलब ये है कि लगभग जितने पॉइंट्स बन सकते हैं हम सब पे डिस्कस कर रहे हैं। आप इन्हीं को अच्छे से पढ़ते रहेंगे तो आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। आप एनसीईआरटी को रख करके सारे सवाल लगा लीजिए, सारी चीजें समझ लीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट करिए, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व कर देंगे, क्योंकि हम ये चैप्टर वाइज सीरीज कराएंगे। एक एक पॉइंट पढ़ाएंगे, एक एक बात आपसे करेंगे, हर सवाल डिस्कस करेंगे। एक भी पीवाई को आपका नहीं छूटेगा, एक भी इंपॉर्टेंट लाइन आपकी नहीं छूटेगी, एक भी डायग्राम आपका एनसीईआरटी का नहीं छूटेगा। हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, पॉइंट नंबर 16, इन ऑल द मेंबर ऑफ रोजेसी, लेगुमिनेसी एंड सोलेनेसी pollen grain are maintain viability for months। ये सवाल हमको सही लग रहा है, जबकि समस्या कहां है? यहाँ ये जो ऑल मेंबर लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सम मेंबर, और यहां हम चूक सकते हैं। ये सम मेंबर की बात है, ऑल मेंबर की बात नहीं है। जबकि जैसे ही रोजेसी, लेगुमिनेसी और सोलेनेसी दिखता है, हम मंथ्स टिक करके आगे बढ़ेंगे, हमारे पास इतना समय नहीं होता। प्लीज बी अलर्ट, यहाँ पे सम मेंबर होना चाहिए, इसलिए ये सेंटेंस हमारा फिर से क्या हो गया? फॉल्स। नेक्स्ट, pollen tablets आर अवेलेबल इन द मार्केट, यही पॉइंट बचा था, इसको हमने पीवाई कुछ उठा लिया। क्या है? pollen tablets आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर
तो आप खुद सोचिए कि पॉलन टेबलेट्स में न्यूट्रिएंट्स हैं तो किस लिए होंगे? जाहिर सी बात है फूड सप्लीमेंट के लिए होंगे। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन नहीं, ब्रीडिंग इकोसिस्टम नहीं, सप्लीमेंटिंग फूड, सप्लीमेंट के लिए, इस चीज का कोई रिलेशन नहीं है। तो यस, फूड सप्लीमेंट के लिए, जिससे हम ढेर सारा न्यूट्रिएंट्स ले सकें। हम मतलब वेस्टर्न कंट्रीज के लोग, एथलेटिक्स या हॉर्स, जिसके लिए भी यूज करना चाहिए। मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूसर्स। मेल गैमेटोफाइट का मतलब होता है पॉलन ग्रेन, और फीमेल गैमेटोफाइट का मतलब होता है एम्ब्रियोसाइट। मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूसर्स 3 स्पर्म नहीं सर, 2 स्पर्म। 2 स्पर्म एंड वेजिटेटिव सेल, ये बात ठीक है। सिंगल स्पर्म नहीं, सिंगल स्पर्म नहीं सर। स्पर्म का मतलब यहां पे मैं आपको बता दूं, 2 मेल गैमीट, इसी को स्पर्म कह रहे हैं, कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, और प्लस एक वेजिटेटिव सेल। रीनीट 2015 का सवाल है, आज का रीनीट काफी कॉमन है, तो याद रखिएगा दूसरा। ठीक है, अगले, नेक्स्ट 19 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। प्लीज जब भी नॉट ट्रू, इनकरेक्ट, करेक्ट पूछा जाए तो अंडरलाइन जरूर कर लीजिए। स्टोर पॉलन इन लिक्विड नाइट्रोजनस मीडिया कैन बी यूज्ड इन द क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। अभी हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे कि जो हम प्लांट ग्रेन को स्टोर करते हैं, ये प्लांट की ब्रीडिंग में, यानी क्रॉप को सुधारने में, यानी क्रॉप ब्रीडिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात सही है। टेप्टम हेल्प्स इन डेhiscence ऑफ एंथर। टेप्टम का काम नरिशमेंट होता है, बाहर की 3 लेयर प्रोटेक्शन और डेhiscence करती है। तो ये तो आंसर तो हमारा आ गया, आंसर होगा सेकंड, क्योंकि हमसे पूछ रहे हैं ये इनकरेक्ट। लेकिन अभी चूंकि एक्साइन और एंटाइन की बात करें तो भी पढ़ेंगे। एक्साइन ऑफ पॉलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, इसीलिए तो हम इसको फॉसिल ग्रुप में स्टोर करते हैं पॉलन ग्रेन को, इसीलिए तो डिफरेंट डिफरेंट एरे, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न बनाता है। पॉलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीसीज कॉज सीवियर एलर्जी, जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन, एंड आंसर इज सेकंड, क्योंकि टेप्टम नरिशमेंट में रोल प्ले करता है, प्रोटेक्शन में नहीं। Which of the following has proved helpful preserving pollen as फसल? पहला सवाल और आखिरी सवाल सेम है। पॉलन ग्रेन को फसल के रूप में स्टोर करते हैं, उसमें कौन मदद कर रहा है? आंसर स्पोरोपोलन। पॉलन क्रिट नहीं, सेरोडोजिक एंटाइन नहीं, एल कंटेंट नहीं, आंसर इज स्पोरोपोलिन। ये वही है जो बहुत हार्ड है, जिसके ऊपर टेम्परेचर, एसिड, एल्कली, किसी एंजाइम, इस सब का कोई असर नहीं होता। तो दैट इज फोर्थ आंसर। ये तो पॉलन ग्रेन के सारे सवाल हो गए। एनसीईआरटी की बुक ओपन करके इन सारे पॉइंट को अंडरलाइन करें, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें, और हमारा जो अगला डीपीपी होगा वो होगा पिस्टल का, जिसमें हम पूरा कार्पेल की बात करेंगे, उसमें डेवलपमेंट की बात करेंगे। आज के वीडियो में सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर दिए। एक सवाल और हम अपने से आपसे पूछना चाह रहे हैं। सवाल क्या है उसको कमेंट में आंसर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमें पता चले कि आपने वीडियो देखा है कि नहीं देखा है। अगर आप वीडियो देखते हो तो सवाल जरूर करिएगा। सीधा सीधा सवाल है, बहुत छोटा सा, कि जो पॉलन ग्रेन है, इसको जो हम स्टोर करते हैं, जो प्रिजर्व करते हैं, ये इन सीटू कंजर्वेशन है या इन सीटू कंजर्वेशन? क्वेश्चन हमारा है, पॉलन ग्रेन को जो हम स्टोर करते हैं बैंक में क्रायोप्रिजर्वेशन टेक्निक के तहत, ये इन सीटू कंजर्वेशन है या इन सीटू कंजर्वेशन है? तो ये तो आपका आज का सवाल हो गया। अगले वीडियो में हम कमेंट में लास्ट में इसका आंसर जरूर बताएंगे। दूसरी बात, जो भी हमने क्वेश्चंस कराए हैं, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसका जो लिंक होगा हम अभी कमेंट में करा देंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, कमेंट में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से जाकर देख सकते हैं। कोई और डाउट हो तो पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।